आज हमारे समक्ष मौजूद हैं एस एन श्रीवास्तव जी, जो कि समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2022 के चुनाव के लिए इन्होंने कुछ एजेंडे बनाए हैं। कौन सा एजेंडा बनाया है, आइए जानते हैं एस एन श्रीवास्तव जी से। जी श्रीवास्तव जी, कौन कौन से बिंदु आपने बनाए हैं जो आपको लगता है कि समाज के लिए लाभकारी होंगे? सबसे पहले आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए राष्ट्रपिता को अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा का मिशन है 2022 और समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा का एक ही नारा, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1921 में नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हमारा देश का जन जन, देश का नागरिक आर्थिक आतंकवादियों से घिरा हुआ है। उसके चल अचल संपत्तियों की, उसके धन की लूट टैक्स के माध्यम से ये आर्थिक आतंकवादी कर रहा है। आज हमने नारा दिया 9 अगस्त 2021 को, ठीक 100 वर्ष बाद समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा ने एक ही नारा दिया, आर्थिक आतंकवादियों भारत छोड़ो, आर्थिक आतंकवादियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और मैं आज जनता का आह्वान करता हूं कि वे आर्थिक आतंकवादियों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए एक मंच पे आए, और वो मंच है समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा का। आज मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपने समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के 11 सूत्री कार्यक्रम का हमारा पहला कार्यक्रम है कि जो संपूर्ण भारत के बंटवारे का दिन था, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे नेता को अपनी बात प्रारंभ करते हुए कहना चाहूंगा और खास करके जिक्र करना चाहूंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, कि क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जिनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में कर दी गई थी, उनको महात्मा गांधी किसने कहा था? सबसे पहले इस देश के, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री, संपूर्ण भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी करते हुए सर्वप्रथम उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता के नाम से उन्होंने उनको सम्मानित करने का काम किया था। फैक्ट्री को आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस बात को कहा करते थे। और आज स्थिति यह है कि सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन गली गली में नशे के कारखाने। और स्थिति यह है कि अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी के बंदरगाह पे 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है, लेकिन मीडिया में डर के मारे इस पे चर्चा नहीं होती। आज मालूम नहीं कितनी हीरोइन इस देश में आ चुकी होगी, कितनी हीरोइन कितने बंदरगाहों पे आ रही होगी। और अडानी ने इस बात को सही कहा है कि उन्हें जांच करने का अधिकार नहीं है, किसी कंटेनर को खोलने का अधिकार नहीं है। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ WTO पे और कंटेनराइजेशन पे हस्ताक्षर किए थे, उसी दिन ये अधिकार खत्म हो गया था। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आर्थिक आतंकवाद को समझें और इसको खदेड़ने के लिए, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, मां भारती को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने के लिए आगे आइए और अपने प्रतिनिधियों को इस विधानसभा, इस लोकसभा में खड़ा करके विजयी बनाइए। इसके साथ ही किसानों और व्यापारियों को, आज किसान लड़ रहा है अपने लाभकारी मूल्य के लिए, लोकतंत्र है, सरकार पे कोई असर नहीं। राज्यसभा से असंवैधानिक तरीके से बिल पास कर दिया जाता है। जो लोग राज्यसभा में
इस बिल का विरोध करते हैं, इस बिल के पन्ने फाड़ते हैं, माइक तोड़ते हैं, उन्हीं की दिल्ली में सरकार इसी बिल की अधिसूचना जारी कर देती है। ये कौन सा धोखा, कौन सा कार्य, कौन सा सहयोग किसानों के साथ या जनता से किया जा रहा है? ये भी एनजीओ के नुमाइंदे हैं, ये समझना पड़ेगा। आज इलेक्टोरल बॉन्ड से सारी पार्टियां, चुनावी बॉन्ड से सारी राजनीतिक पार्टियां हमें छोड़ के चल रही हैं और जो पैसा दे रहा है उसके लिए काम कर रही हैं। अभी हमने सुना किसी पार्टी ने कहा फ्री बिजली देंगे। तो आप साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए? आपके घर के लोग अगर सभी भोजन कर लें, स्वस्थ रहें, उनका इलाज हो जाए और उनको पढ़ने के लिए समान शिक्षा मिले, तो आपको चाहिए क्या? आप स्वस्थ होइए शारीरिक और बौद्धिक रूप से। इस लालच में मत पड़िए और अपना एक एक रुपए इस चुनाव में लगा के, अपना 10 रुपए लगा के अपने प्रतिनिधि को विजयी बनाइए। इसी के और हमने किसानों और व्यापारियों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, हमारे देश में राइट ऑफ इक्वलिटी का संविधान है, समानता का संविधान है, और इस समानता के सिद्धांत को मानते हुए और अपने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो नीति का समर्थन करते हुए 1 और 1.5 के अनुपात में, अर्थात जो लागत मूल्य आ रही है, चाहे वो किसान की, चाहे वो उद्योगपति की, जिसकी भी आ रही है, उस लागत मूल्य से 1.5 गुने पे, अर्थात 10 रुपए लागत मूल्य आ रही है तो 15 रुपए पे उस पे आवश्यक विक्रय मूल्य होगा, अधिकतम विक्रय मूल्य नहीं। न्यूनतम सपोर्टिंग प्राइस नहीं होगा, आवश्यक लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाएगा और इससे कम और अधिक पे बेचने और खरीदने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात एमआरपी की जगह एमएसपी, एमआरपी की जगह एनआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की जगह नेसेसरी रिटेल प्राइस, और एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जगह एनएसपी नेसेसरी सपोर्टिंग प्राइस की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद 8वां जो है हमारा जो घोषणा है, उसमें बंद उद्योगों को सबसे पहले चलाने का काम करेंगे। जो बेचे गए उद्योग हों उनको वापस अधिग्रहण करने का काम करेंगे, उनका सरकारीकरण करेंगे, और उसमें जो अपने नागरिकों को हम शारीरिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ कर रहे हैं, जिनको उनके रुचि के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, उनका राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के विकास में सहभागिता कराने के लिए बंद उद्योग चलाएंगे और जो बेचे गए हैं उनको वापस लाएंगे, और जो भारतीय रेल, ऐसी रेल अडानी रेल बनने जा रही है, इसे पुनर्स्थापित करके भारतीय रेल बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ 9 नंबर पे हम लोगों ने घोषणा की है कि पेंशन जो है वो कोई खैरात नहीं है। पेंशन जो हम जवानी देते हैं राष्ट्र को, जो हम अपने, जब हमारे शारीरिक और बौद्धिक क्षमता अधिक है, मजबूत है, तब जो हम सेवा किए हैं उसके कंपेंसेशन के, उसके क्षतिपूर्ति के रूप में इसी शरीर को शारीरिक और बौद्धिक रूप से चलाने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाएंगे। आज 14 वर्ष से अधिक हो गया हमारे यहाँ कामगारों को इसके लिए लड़ते हुए, इसको वापस लाएंगे पुरानी पेंशन स्कीम को। और इसके साथ 10वां, सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले सरकार जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा है इसको बंद करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा पुलिस से अपराधीकरण खत्म करेंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, पुलिस की पोस्टिंग आप करते हो, आईजी की पोस्टिंग आप करते हो, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग आप करते हो, थाने बेचे जाते हैं, और आज आपने खुल के जनता को लुभाने के लिए कह दिया कि अपराधी जो है पुलिस वाले। आज ललितपुर में पुलिस पिटाई करती है और एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। हमारे साथी राघवेंद्र सिंह जी हैं ललितपुर में, समाजवादी नेता हैं,
हमारे पार्टी के सहभागी हैं, सहयोगी हैं समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा के, वो पिछले 1.5 महीने से लगातार इस बात को उठा रहे हैं, आईजी से कह रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कान नहीं खुल रहे हैं। जेलों में पुलिस की कस्टडी में लोगों की मौतें हो रही हैं, खुलेआम गोली मारा जा रहा है। तो इसको हम लोग सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए स्थानांतरण उद्योग को बंद करेंगे, योग्यता के आधार पर उनकी पोस्टिंग घर के नजदीक करेंगे और स्थानांतरण को सजा में डालेंगे, कंपल्सरी रिटायरमेंट को सजा में डालेंगे और 60 वर्ष की आयु या शारीरिक रूप से बौद्धिक रूप से जब तक व्यक्ति स्वस्थ है उसकी राष्ट्र निर्माण में सहभागिता हेतु रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। 180 दिन में न्याय प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, युग युग बीत जा रहे हैं न्याय की आस में। इस न्याय प्रक्रिया में कानून बना के बदलाव करेंगे हम लोग। और आज सुप्रीम कोर्ट क्या भारत का कोई नागरिक, आम नागरिक, गरीब जा सकता है जहां 1 लाख रुपए कम से कम एक हियरिंग की फीस है? नहीं जा सकता साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस न्याय प्रक्रिया को बदलूंगा, पारदर्शी बनाऊंगा और सभी लोग न्यायालय पहुंच पाए। कृषि कानून ऐसा नहीं बिल पास होगा कि किसानों को विवाद होने पर कोर्ट जाने का अधिकार खत्म हो गया। सभी लोग कोर्ट जा सकते हैं और उच्च न्यायालय तक ही सीमा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट केवल इसके लिए रहेगा कि कोई विधिक मामले अगर हैं तो उसको फैसला के लिए सुप्रीम कोर्ट रहेगा। लेकिन एसडीएम कोर्ट से लेके एसडीएम कोर्ट, डीएम कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच, 5 जजों की बेंच बना लीजिए, 7 जजों की बेंच बना लीजिए, लेकिन ये न्याय प्रक्रिया पारदर्शी होगी और 180 दिन में निर्णय देने की बाध्यता होगी। जो जज इस निर्णय को नहीं मानेगा उसके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान होगा। और इस 11 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ आम जनता का विश्वास वापस लाने के उद्देश्य से, आज जनता विश्वास नहीं करती राजनीतिक दलों की घोषणाओं पे, क्योंकि कहती है मोदी जी ने तो कहा था काला धन वापस लाएंगे, कहां लाए? वो तो बढ़ गया। उन्होंने कहा था 10 से 15 लाख तो यूं ही आपके खाते में पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचा? उन्होंने कहा था लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये क्या चाय बेचना और सब्जी बेचना रोजगार होता है क्या? हमारे रोजगार तो छीन। तो लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों ने खत्म किया है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उस विश्वास को, उस आस्था को वापस लाने के लिए हमने समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा ने एक प्रावधान किया है कि हम इस घोषणा पत्र को चुनाव लड़ते समय भी और आज भी शपथ पत्र के ऊपर कह के जाएंगे, एफिडेविट दे के जाएंगे और ये अंडरटेकिंग देंगे कि अगर हम प्रत्याशी के रूप में, विधानसभा या लोकसभा सदस्य के रूप में या समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा के नेता के रूप में हम इन विचारों के विपरीत जाते हैं तो भारत का कोई भी नागरिक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है और हमें दंडित करा सकता है। तो साथियों, इस प्रावधान के तहत आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर एक बात और कहना चाहूंगा कि आज जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय सेना ने लाहौर तक कब्जा किया था, जिस पे विश्व में हंगामा मच गया था। और आज तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुई है तो वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिनिधित्व, प्रधानमंत्रित्व काल में हुई है, जिस पे ताशकंद समझौता हुआ था और वो जनता को क्या जवाब देंगे उस पर उनका हार्ट अटैक हो गया था। तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री को और चूंकि सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस, जो देश के संपूर्ण भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, पहले सेनाध्यक्ष थे, तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस को सत सत नमन करते हुए पुनः
आपसे आपको वचन देता हूं कि जब तक सांस है, जब तक जीवन है, समतामूलक समाज के निर्माण में हमारा योगदान जारी रहेगा। और ये विश्वास करते हैं कि आप भी इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में, इस आर्थिक आतंकवाद के खिलाफ आप जरूर आएंगे और हम सब जीतेंगे। इस माँ भारती को आर्थिक आतंकवादियों की बेड़ियों से आज़ाद कराएंगे। जय हिंद।